नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। 4 बजे के इस बुलेटिन में बात होगी बड़ी खबरों की। सबसे पहले खबर शाहीन बाग से जुड़ी हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार प्रदर्शनकारियों को मनाने के लिए पहुंच चुके हैं। सवाल ये कि क्या वाकई विरोध के बीच रास्ता निकल पाएगा, क्योंकि मंथन का दौर लगातार जारी है। बात होगी राम मंदिर की भी। आज ट्रस्ट की पहली बैठक है और हम आपको बताएंगे कि आज बैठक में क्या कुछ होने वाला है। बात कश्मीर की भी करेंगे। ट्रंप के दौरे से ठीक पहले सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को जम्मू कश्मीर में ढेर कर दिया है। इसके अलावा बात ट्रंप के भारत दौरे की होगी। ट्रंप का इंतजार है और हिंदुस्तान तैयार है। तो ये 4 बड़ी खबरें जिस पर बात होगी अगले आधे घंटे में विस्तार से। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। राम मंदिर निर्माण को लेकर ट्रस्ट की पहली बैठक आज शाम 5 बजे से ट्रस्ट के सदस्य बनाएंगे रणनीति। राम मंदिर की तारीख का ऐलान मुमकिन। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार, कहा मीडिया के सामने नहीं होगी बात, अब तक औपचारिक बात शुरू नहीं। चेन्नई में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, चपॉक स्टेडियम से सचिवालय तक निकाला मार्च। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जेएनयू मामले में कन्हैया और उमर खालिद के खिलाफ राजद्रोह का केस चलाने की इजाजत नहीं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 1 महीने में मांगी स्टेटस रिपोर्ट। हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। बीजेपी ने पूछा क्या दिग्विजय ने की थी आईएसआई की मदद। कांग्रेस ने कहा प्रज्ञा पर हैं गंभीर आरोप। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष को दिया करारा जवाब, कहा राम भक्तों पर गोली चलाने वाले उपद्रवियों पर केस दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। टीएमसी सांसद की मौत पर ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, कहा केंद्र सरकार की वजह से गई तपस पॉल की जान। गृहमंत्री अमित शाह से मिले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। नॉर्थ ब्लॉक में हुई मुलाकात, सीएम बनने के बाद पहली मीटिंग। भारत दौरे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा दौरे के दौरान नहीं होगी कोई डील, मोदी को बताया बेहतरीन दोस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए गुजरात में जोरदार तैयारी। नमस्ते ट्रंप के पोस्टर से पटा अहमदाबाद शहर, नारों में दिखा दोस्ती का दम। ट्रंप के दौरे से पहले आगरा में भी तैयारियां तेज। यमुना के लिए हरिद्वार से छोड़ा गया गंगाजल, 21 फरवरी को पहुंचेगा आगरा। कोरोना वायरस का दुनिया पर खौफ, कल से रूस में चीन के नागरिकों की एंट्री बैन। वुहान से लाए गए भारतीयों का आखिरी जत्था भी आईटीबीपी सेंटर से डिस्चार्ज। भारतीयों को कोरोना वायरस से बचाएगा C-17 ग्लोबमास्टर। चीन के वुहान शहर के लिए कल होगा रवाना। चीन में कोरोना से अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न के पास बड़ा विमान हादसा, आसमान में 2 प्लेन की हुई टक्कर, 4 लोगों की मौत। आयरलैंड में तूफान और बाढ़ से तबाही, समंदर तट पर तेज हवा में हिला लाइट हाउस, सामने आया वीडियो। केंद्र सरकार ने कमल किशोर को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य के रूप में 5 साल के लिए कार्यकाल को दी मंजूरी। यूपी के मेरठ में परीक्षा के दौरान सरेआम फायरिंग, धारदार हथियार लेकर भी पहुंचे दर्जन भर युवक। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के चंदौली में पुलिस के जवान ने सरकारी राइफल से खुद को मारी गोली, दी जान। आला अधिकारियों ने शुरू की तफ्तीश। हिमाचल प्रदेश के जंगल में लपटों का तांडव, किन्नौर में जंगल में लगी भीषण आग, कई टीम आग बुझाने में जुटी। कोलकाता में रोबोट सोफिया का दिखा इंडियन लुक, बंगाल की मशहूर ड्रेस में आई नजर, बच्चों का जीता दिल। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए वार्ताकार पहुंच चुके हैं। प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करने के लिए शाहीन बाग पहुंचे हैं वार्ताकार। शाहीन बाग से मीडिया को हटाया जा रहा है। वार्ताकार साधना रामचंद्र और संजय हेगड़े ने कहा है कि मीडिया रहेगा तो शोर बना रहेगा, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मीडिया को मंच से के पास से हटा दिया। वार्ताकारों की तरफ से यह कहा गया है कि मीडिया को बाद में ब्रीफ किया जाएगा। इससे पहले वार्ताकार साधना रामचंद्रन ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की बात शाहीन बाग के लोगों के सामने रखने आए हैं। वार्ताकारों ने इस बात पर जोर दिया कि प्रदर्शन करना शाहीन बाग के लोगों का हक है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि इससे किसी को परेशानी ना हो। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शाहीन बाग की। आप देख सकते हैं किस तरीके से वार्ताकार अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं शाहीन बाग। 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, कहिए 65 दिन से ज्यादा हो चुके हैं शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन करते हुए। धरना 65 दिन से ज्यादा वक्त से लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच जो बाकी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, उसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए वार्ताकारों की नियुक्ति की थी और अब वार्ताकार पहुंचे हैं शाहीन बाग में। तो इस वक्त हर किसी की नजर दिल्ली के शाहीन बाग पर है, वार्ताकारों की बातचीत पर है। क्या वाकई संवाद से जो पूरी समस्या है इसका समाधान निकल पाएगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन वार्ताकारों ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश आपसे आप सभी से बात करने आए हैं और अगर सभी एक साथ बात करें तो हम सुन नहीं पाएंगे। मेरा नाम संजय है। मैं और साधना रामचंद्र दोनों सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा है कि आपसे आके बात करना और सभी को जो दुकानदार हैं वो भी हमारी और आपकी तरह नागरिक हैं, तो उनका भी हक है अपनी दुकान तक पहुंचना, डॉक्टर का हक है अपोलो हॉस्पिटल तक पहुंचना, लोगों का हक है अपने काम पे पहुंचना, बच्चे अपने स्कूल पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है आपका हक बरकरार है, लेकिन हक वहीं तक होना चाहिए जहां दूसरे का हक न लिया जाए। दूसरे का हक, और हम क्या चाहते हैं किसी और को हक दें? पता है? तो सबके हक बरकरार होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। तो हमें इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है आपको ये बताने के लिए, और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है आपके साथ मिलके उसका हल निकालें। हल आपका, आंदोलन किसका है? तो हल किसका होना चाहिए? और क्या कोई यहाँ चाहता है कि किसी और का हक मारा जाए? नहीं। तो बस तो इसमें हम मिलके, सब मिलके हम आप सबकी बात सुनना चाहते हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया और रुमानुल्लाह खान लगातार शाहीन बाग की पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। मनीष, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त की क्या कुछ अपडेट? देखिए, फिलहाल शाहीन बाग में जहां पर बातचीत चल रही है वहां से सभी मीडिया कर्मियों को बाहर निकाल दिया गया है, और ये बात दोनों ही तरफ से थी कि शाहीन बाग के प्रोटेस्टर चाहते थे कि वहां पर कैमरामैन मौजूद ना रहे, मीडिया मौजूद ना रहे, और इसी बात के चलते सभी को बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है कि शायद शाहीन बाग के लोग अब थोड़ा सा सॉफ्ट रुख अपनाना चाहते हैं। जिस तरह से बातें पहले कही जा रही थी कि अब शाहीन बाग के लोग भी एक सम्मानजनक वे आउट चाहते हैं इस प्रदर्शन से निकलने के लिए, वो खुद भी यहाँ बैठे बैठे अब थक चुके हैं, क्योंकि कैमरे पर वो ये मैसेज देना नहीं चाहते हैं। इसलिए अब कहीं ना कहीं मीडिया के सभी कैमरों को वहां से बाहर निकाला गया है और बातचीत शुरू हो चुकी है। हालांकि बड़ी समस्या यही कि ये बातचीत क्या सार्थक होगी, क्योंकि जिस तरह से शाहीन बाग में 3 से 4 अलग अलग गुट एक्टिव है, ऐसे में क्या सभी गुट एक कॉमन बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मनीष, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। रुमान, आप गुटबाजी की बात कर रहे थे अब से कुछ देर पहले, क्या आपको लगता है कि वो गुटबाजी आज भी नजर आने वाली है? वार्ताकारों के सामने भी वो गुटबाजी नजर आने वाली है? देखिए, वार्ताकारों के आने से पहले ही गुटबाजी साफ दिख रही थी, लेकिन इस समय जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अंदर जो प्रदर्शनकारी हैं वार्ताकारों के साथ काफ़ी सहमति कुछ चीज़ों पे बनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों से बातचीत हो रही है, क्या इन वार्ताकारों के जाने के बाद भी वो सहमति इसी तरह से बरकरार रहेगी या नहीं, क्योंकि जो एक धड़ा है वो अच्छी तरह से समझता है कि सुप्रीम कोर्ट ने गेंद एक बार फिर से शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के पाले में डाली है और उनको ये मौका दिया है कि वो संवेदनशीलता से इस मुद्दे पर विचार करें और जो सही फैसला है वो करें। जिस रोड ब्लॉकेज की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, ये रोड खाली करें। इसके अलावा सीधे तौर पर प्रशासन के पास तमाम विकल्प खुले हुए हैं अगर कोई सहमति नहीं बन पाती है। अब गेंद शाहीन बाग के लोगों के पाले में है और वो लोग इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन समस्या यही है कि जिन मुद्दों पर सहमति बन रही है क्या वो आगे बरकरार रह पाएगी या नहीं। इस बातचीत का कोई सकारात्मक नतीजा निकलेगा जो बात आप कह रहे हैं, क्या इसका मतलब यह है कि आज वार्ताकारों के साथ जो बातचीत होती है, आज वार्ताकारों को जो भरोसा दिया जाता है, जरूरी नहीं है कि वो भरोसा आगे कायम रह सके? आप ये कह रहे हैं क्या? इस तरीके का अंदेशा जताया जा रहा है क्या वहां पर? देखिए, बिल्कुल यही अंदेशा है, क्योंकि इससे पहले भी कई मौकों पर ऐसा देखा जा चुका है और सीधे तौर पर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों का एक गुट ये चाहता है कि एक अच्छे मोड़ पर इस प्रदर्शन को खत्म कर दिया जाए, सकारात्मक मोड़ पर खत्म कर दिया जाए, और उनको लगता है कि वो घड़ी आ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने वो मौका दे दिया है। जो वार्ताकार हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए वो शाहीन बाग में आए हैं और ये घड़ी उनको लगता आ गई है। लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जो किसी भी तरह से एनार्की चाहता है, और वो लोग सुबह से इस बात को लेकर हंगामा कर रहे थे कि
कोई भी वार्ताकार हो या कोई जी भी रुमान। बात हो, जब तक सरकार लिखित में नहीं देगी तब तक नहीं हटेंगे। अब देखना यह है कि यहाँ पर शाहीन बाग में किस धड़े का पल्ला भारी पड़ता है। बिल्कुल रुमान और मनीष, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की, जो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण से जुड़ी। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक, जो महत्वपूर्ण बैठक है, इस ट्रस्ट की पहली बैठक है, उसकी शुरुआत होने जा रही है। इस पहली बैठक के लिए ट्रस्ट के सदस्यों का पहुंचना लगातार जारी है। नए ट्रस्ट को आज राम जन्मभूमि न्यास सभी अधिकार अपने सौंप देगा। तराशे गए पत्थर, चंदे के पैसे नए ट्रस्ट को सौंपे जाएंगे। राम जन्मभूमि निर्माण की तारीख का भी आज ऐलान हो सकता है। आगे राम मंदिर के निर्माण के लिए क्या चंदा लिया जाएगा, क्या देश के बाकी तमाम राम भक्तों से, दुनिया के राम भक्तों से आर्थिक सहयोग लिया जाएगा, इसको लेकर भी आज सहमति बन सकती है। ट्रस्ट में जो 2 सदस्यों की सीट अभी खाली है, इस पर भी मोहर लग सकती है 2 नाम के साथ। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इस ट्रस्ट के लिहाज से। ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा है कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है, उसी के मुताबिक ट्रस्ट काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया माननीय भारत सरकार को जी। भारत सरकार ने ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट का काम मंदिर निर्माण, उससे संबंधित काम को देखना है। किसी से बात नहीं हुई, हम लोग तो ट्रस्ट नियुक्त हुए हैं जी। आज प्रथम बार ट्रस्ट के सदस्यों की आपस में बैठक है। अब क्या विषय विचारार्थ है वो भी किसी को मालूम नहीं है, तो बैठने के बाद ही पता चलेगा। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, ठीक हमारे पीछे वो R20 जो के पराशरन जी का निवास है, जो ट्रस्ट का आधिकारिक कार्यालय बनाया गया है वो है, और यहाँ जो ट्रस्टी हैं उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी तक 6 लोग पहुँच चुके हैं और जैसे ही सारे सदस्य पहुँच जाएंगे बैठक शुरू हो जाएगी। और बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बैठक है। माना जा रहा है कि 3-4 पहलू ऐसे हैं जिस पर आज ट्रस्ट को विचार करना है, जिसमें सबसे पहले जिस निगाह सबकी है कि आखिर वो तिथि कौन सी है, डेट कौन सा होगा जिस दिन मंदिर निर्माण कार्य शुरू होगा। दूसरा जो उसका मॉडल क्या होगा, हालांकि ट्रस्टियों की तरफ से स्थिति साफ कर दी गई है कि मॉडल वही होगा, अब सिर्फ उसका विस्तार कर दिया जाएगा ताकि और भव्य और दिव्य राम मंदिर हो सके। तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो रिक्त पद हैं, 2 सीट खाली छोड़े गए थे, उस पर किसकी नियुक्ति होती है कि चर्चा 2 नामों को लेकर है कि एक नृत्य गोपाल दास जी और दूसरे विश्व हिंदू परिषद जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है चंपत राय, इनके नामों को लेकर चर्चा है। तो क्या इन नामों पर आज मुहर लगा दी जाएगी, क्योंकि दोनों लोग इस बैठक में मौजूद हैं, विशेष तौर पर इन्हें बुलाया गया है। हालांकि महंत नृत्य गोपाल दास के आने का उद्देश्य दूसरा है कि जो राम जन्मभूमि न्यास जो काम कर रहा है, अभी तक जो काम किया है वो ट्रस्ट को सौंप देगा, क्योंकि ट्रस्ट बनते ही न्यास का काम बंद हो चुका है। तो और मंदिर की रूपरेखा क्या होगी, कैसे प्लान होगा, क्या बनेगा, किन लोगों से बातचीत की जाएगी, किनकी कंसल्टेंसी होगी, यानी आज की जो पहली बैठक है इसमें ट्रस्ट को आगे क्या क्या करना है उसकी रूपरेखा आज तय हो जाएगी। चलिए, तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, चाहे वो खाली सीटों पर सदस्यों के चयन की बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास चंद्रा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच राम मंदिर निर्माण पर बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला किया है। योगी ने राम भक्तों पर गोली चलाने की घटना का जिक्र किया है और इस बात पर ही विपक्ष को घेरा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बताया कि गोली चलाने वाले गलत थे। ये सब बातें योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपने भाषण के दरमियान कही हैं। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए जरा। आखिर जिस कार्य के लिए 1990 में राम भक्त अयोध्या में जा रहे थे, जिन राम भक्तों को गोली मारी गई थी, जो लोग कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आखिर उन राम भक्तों की बात को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगाई ना। अयोध्या में वर्षों से दबी हुई उन भावनाओं को एक मंच मिला और इस मंच के माध्यम से चीजें सामने आई हैं कि वास्तव में भारत का लोकतंत्र दुनिया का एक सशक्त लोकतंत्र है और इसने भारत के लोकतंत्र की ताकत का एहसास भी कराया है और भारत की न्यायपालिका की ताकत का भी एहसास कराया है। सचमुच 30 अक्टूबर 2090 और 2 नवंबर 2090 को परिंदा नहीं लाखों राम भक्त अयोध्या में थे, लेकिन ये सचमुच 9 नवंबर 2019 को साबित हुआ है कि परिंदा भी कहीं कानून व्यवस्था में पर नहीं मार सकता है। उत्तर प्रदेश ने 9 नवंबर 2019 को साबित किया है।
दिल्ली से ही आ रही एक और बड़ी खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शपथ लेने के बाद तीसरी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद अमित शाह से ये पहली मुलाकात की है। आपको बता दें कि ये शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे लंबित विधेयक हैं दिल्ली सरकार के जो गृह मंत्रालय में अटके रहे हैं। ऐसे में इस मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये जरूर उम्मीद रहेगी कि आने वाले वक्त में, आने वाले 5 साल में गृह मंत्रालय और दिल्ली की राज्य सरकार के बीच रिश्ते बेहतर रहेंगे, तनातनी नजर नहीं आएगी। जिस तरीके की तनातनी, आरोप प्रत्यारोपों का दौर पिछले वक्त में देखने को मिलता रहा। अभी मेरी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मीटिंग हुई। मीटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में, बहुत सार्थक मीटिंग रही और दिल्ली के अलग अलग मुद्दों पे विचार हुआ। लेकिन मोटे मोटे तौर पे दोनों के बीच में सहमति थी कि दिल्ली के विकास के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलके काम करना चाहिए और हम दोनों ने इस बात को स्वीकारा और आगे मिलके काम करेंगे, ऐसी दोनों ने इच्छा जताई। और अब बात हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच पावरफुल दोस्ती की, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी से भारत पहुंच रहे हैं। ट्रंप के भारत दौरे को लेकर अहमदाबाद में जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। ट्रंप का मुख्य कार्यक्रम अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में होगा, जिसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात की, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। न्यूज नेशन के हमारे सहयोगी पूरब पटेल की ये रिपोर्ट देखिए। 24 फरवरी को अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद आएंगे और साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद रहेगी। उनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधी आश्रम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बीवी एक रोड शो में हिस्सा लेंगे, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से सीधा गांधी आश्रम तक जाएगा। आप देख सकते हैं कि रोड शो की तैयारियां है वो ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। जिस रोड से वो जाएंगे एयरपोर्ट से गांधी आश्रम, उस दोनों रोड के साइड पर बड़ी बड़ी रेलिंगें लगा दी है। ठीक इसी तरह की जो रेलिंगें लगा दी है, उस रेलिंग के पीछे ट्रंप के स्वागत के लिए करीब कई हजार लोग मौजूद रहेंगे। और दूसरी ओर जो रेलिंग दिख रही है आपको, उस रेलिंग के आसपास सुरक्षाकर्मी हो गए। यानी 2 हिस्सों में ये रोड शो होने वाला है। एक रोड पर प्रधानमंत्री मोदी, ट्रंप की कार चलेगी, उनका काफिला चलेगा और सामने के रोड पर जो लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे वो लोग रहेंगे। और बताया ये जा रहा है कि देश के सभी राज्यों की झांकी जो है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई जाएगी। इस रेलिंग के पीछे बड़े बड़े मंच बनाए जाएंगे जिस पर लोक नृत्य होंगे अलग अलग राज्यों के। सबसे पहला जो मंच होगा वो जाहिर है अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुजरात का होगा और डांडिया गरबा के साथ डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया जाएगा और एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूरब पटेल, न्यूज़ नेशन। और अब बात हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग की, जो लगातार जारी है। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा ने कांग्रेस पर सवाल दागते हुए पूछा कि क्या भारत से कोई हिंदू आतंकवाद को लेकर आईएसआई हैंडलर की मदद कर रहा था? क्या दिग्विजय सिंह हैंडलर के साथ काम कर रहे थे? उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। इससे पहले पीयूष गोयल के बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा था कि जिस वक्त हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया उसका बैकग्राउंड कुछ अलग था। 26/11 के टेरर के लिए क्या आईएसआई को कोई भारत से कोई हैंडलर हेल्प कर रहा था इनको हिंदू आइडेंटिटी देने के लिए, इस प्रकार के तर्क देने के लिए? क्या दिग्विजय सिंह उस आईएसआई हैंडलर के रूप में काम कर रहे थे क्या? मैं बहुत गंभीरता से, बहुत सीरियस आरोप लगा रहा हूं। मैं चाहता हूं कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे, क्योंकि उस समय हर आतंकी घटना को हिंदू आतंकवाद कहने वाले दिग्विजय सिंह क्या उनके केवल प्रवक्ता के रूप में यहां बोलते थे या कोई एलईटी हैंडलर के रूप में दिग्विजय सिंह ने यह काम किया है? तो बीजेपी को तो आपने सुना, लेकिन कांग्रेस के क्या कुछ तर्क हैं, क्या कुछ दलीलें हैं, ये भी सुनिए। नहीं, हिंदू टेरर सब जब लाए थे उसके पीछे अलग पृष्ठभूमि थे, आप जानते हैं, और मक्का की विस्फोट थे और उसके जानते हैं कि प्रज्ञा ठाकुर वगैरह ये सारे लोग पकड़ा गए थे।
तो इसका पीछे पृष्ठभूमि अलग था, हिंदू टेररिस्ट बोलने के पीछे पृष्ठभूमि अलग है। ये गोलमाल और ताल गोल मार के सारे चीज को इधर के माल उधर ना करने का कोशिश करे तो बेहतर है। और अब बात देश की सुरक्षा से जुड़ी। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया। त्राल में हुए इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। खुफिया सूत्रों की माने तो ये आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ट्रंप के भारत के दौरे पर भी आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। घाटी में आतंक पर सबसे बड़ा अटैक। त्राल के मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया हो रहा है। जो कुछ बचे हैं उन्हें जहन्नुम में पहुंचाने का काम जारी है। सुरक्षा बलों को त्राल के तीवर गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर कार्रवाई शुरू की। खुद को घिरता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मार गिराए गए। आतंकियों के पास से AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस की कार्रवाई 2020 के दौरान चल रही है। उसमें आज फिर एक कामयाब ऑपरेशन शेराबाद त्राल में हुआ, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 3 टेररिस्ट मारे गए। जानकारी के मुताबिक मारे गए तीनों आतंकी अंसार गजवा उल हिंद के थे और ये किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। सुरक्षा बलों को मिली ये कामयाबी बड़ी है, खासकर तब जबकि ये खबर आ रही है कि आतंकी ट्रंप के भारत के दौरे पर भारत को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक हिजबुल और जैश ने ट्रंप के दौरे से पहले बड़े आतंकी हमले की साजिश रची है। आतंकी सार्वजनिक जगहों को निशाना बना सकते हैं। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए 4 बजे 40 खबर में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं।